नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे रिवीजन जीएसटी के फर्स्ट चैप्टर, जो बेसिक चैप्टर है जीएसटी इन इंडिया का। अब स्टार्ट करते हैं टैक्स से। टैक्स क्या होता है? टैक्स ऐसा कंपलसरी चार्ज है जो गवर्नमेंट किसी भी पर्सन पे लगाती है। तो एक कंपलसरी चार्ज होता है। अगर कोई वॉलंटरी चार्ज लगाया जाए तो उसे टैक्स नहीं बोलेंगे, बट गवर्नमेंट बोलती है कि अगर तूने ये काम किया तो तेरे पे ये टैक्स लगाया जाएगा। तो कंपलसरी चार्ज है, तो ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। अब टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब दोनों क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स एक्ट आता है, ब्लैक मनी टैक्स आता है, ये तो आता है डायरेक्ट टैक्स में। अब जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, ये सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में। तो अपना पूरा सिलेबस क्या रहेगा? इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा। चलिए अब पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अपन समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, मैंने कोई इनकम कमाई 10 लाख रुपए की, मैं कोई काम धंधा करता हूं, मैंने 10 लाख रुपए की इनकम कमाई। अब गवर्नमेंट ने बोला कि 10 लाख की तूने अगर इनकम कमाई है तो तेरे को 1,50,000 इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने 1,50,000 गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया, मैंने रिटर्न फाइल करी और मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को 1,50,000 रुपए जमा करवा दिए। तो ऐसे केस में वो 1,50,000 रुपए का बर्डन भी मेरे ऊपर आया। मैंने 10 लाख रुपए की इनकम कमाई, उसमें से 1.5 लाख रुपए मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ा। तो बर्डन मैंने बॉन्ड किया और पे भी मैंने ही किया गवर्नमेंट को। जब पे करने वाला और किसी टैक्स का बर्डन बॉन्ड करने वाला सेम व्यक्ति होता है तो ऐसे केस में उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब मान लो मैं लैपटॉप खरीदने गया, मैंने 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा और उसके ऊपर 18% की जीएसटी की रेट थी। तो टोटल मैंने 1,18,000 रुपए पे कर दिया दुकानदार को। अब दुकानदार ने उसमें से 18,000 रुपए जो मेरे से कलेक्ट किए थे टैक्स के नाम पे, वो उसने गवर्नमेंट को जमा करवा दिए। अब यहाँ पे पैसा तो किसने पे किया? मैंने पे किया, क्योंकि मैं लैपटॉप खरीदने गया था। अल्टीमेटली बर्डन किस पे आया? मेरे पे आया। पर पे किसने किया? दुकानदार ने। मैंने तो दुकानदार को पे कर दिया, पर दुकानदार ने गवर्नमेंट को पे किया। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को जब पैसा कोई और पे करता है, मतलब गवर्नमेंट को जो टैक्स है उसका पेमेंट कोई और करता है और बर्डन कोई और बॉन्ड करता है, बर्डन मैंने बॉन्ड किया, पे शॉपकीपर ने किया, तो ऐसे केस में उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्टली जब किसी दूसरे व्यक्ति से वसूल लिया जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब अपन बात करेंगे कि कोई भी चाहे टैक्स है, वो गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर कहां से आई, कहां से गवर्नमेंट को राइट मिला कि वो टैक्स लगाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, वो बोलता है कि नो टैक्सेस कैन बी लेविड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के आप टैक्सेस नहीं लगा सकते। अगर आपको टैक्स लगाना है तो आपको कोई लॉ पास करना पड़ेगा, तो आपको कोई एक्ट पास करना पड़ेगा जिसके थ्रू ही आप क्या लगा पाओगे? टैक्स लगा पाओगे। जैसे अगर आप इनकम टैक्स की बात करो तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट बनाना पड़ा। अगर आप बात करो जीएसटी की तो जीएसटी के एक्ट बनाने पड़े। अगर आप बात करो कस्टम की तो कस्टम टैरिफ एक्ट वगैरह बनाना पड़ा। तो उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लगाया जा सकता है, उसके अलावा टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अब क्वेश्चन आता है कि कौन टैक्स लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी? पैसा तो सेंटर को भी चाहिए, स्टेट को भी चाहिए, तो दोनों में से टैक्स लगाएगा कौन? सेंटर या स्टेट? तो ऐसे केस में बोल दिया गया आर्टिकल 246 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका शेड्यूल 7 ये बताता है कि किस मैटर में कौन जिम्मेवार होगा। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया जाता है। तो ऐसे केस में 3 लिस्ट बनाई गई हैं, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में ऐसे मैटर दिए गए हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का पूरा अधिकार किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट लिस्ट में ऐसे मैटर दिए गए हैं जिसमें पूरा अधिकार कानून बनाने का किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे मैटर दिए गए हैं जिसके रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार पूरा किसका है? पूरा किसी का नहीं है, सेंटर का भी है और स्टेट का भी है, दोनों का अधिकार है। दोनों साथ में लॉ बनाएंगे, सेंटर अपना बनाएगा, स्टेट अलग बनाएगा, पर दोनों को अधिकार है उसके ऊपर लॉ बनाने का। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट के अगर एग्जांपल लूं तो रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। अब आप देखो रेलवे की बात करो तो रेलवे के ऊपर कौन डिसीजन लेता है? सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। देश की सुरक्षा की बात, डिफेंस की बात आती है तो सारे डिसीजन किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। और इनकम टैक्स भी कौन वसूलता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। और स्टेट लिस्ट में ऐसे मैटर जिसपे स्टेट बनाता है लोग, तो कैसे एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, आपने देखा होगा राजस्थान की पुलिस अलग होती है, हरियाणा की अलग होती है, पंजाब की अलग होती है। तो हर स्टेट के अपने अपने लॉ बने होते हैं उन चीजों पे जो स्टेट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे मैटर होते हैं जिसपे दोनों बनाते हैं। तो एजुकेशन की बात करें तो आपने देखा होगा राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हर राज्य का अलग बोर्ड है और इवन सेंट्रल बोर्ड भी है। तो सेंटर भी अपना लॉ बनाती है और स्टेट भी अपने अपने लॉ बनाते हैं, तो उसे बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में। अब ऐसे ही टैक्सेस के केस में भी हो रहा था जीएसटी से पहले। जीएसटी से पहले क्या होता था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग आपने करी है कोई चीज की तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ी थी, जिसके लिए एक्सक्लूसिव राइट किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का।
और ऐसे ही अगर आपने कोई चीज का सेल किया तो सेल के ऊपर टैक्स लगता था वैट, और उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, और सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था, और वो सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने का पूरा राइट किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का था। कुछ इस प्रकार से टैक्सेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था। अब हम चाहते थे कि पूरे के पूरे देश में एक ही टैक्स हो, वन नेशन वन टैक्स हो, जीएसटी आ जाए। ठीक है, तो हमने ट्राई किया। तो अब इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा, जिसके थ्रू हमने बोल दिया आर्टिकल 246 से इंसर्ट करके, क्योंकि पहले क्या था? सेंटर अपना लगा रहा था, स्टेट अपना लगा रहा था, है ना। तो अब यहां पे बोल दिया 246 में कि हर ट्रांजेक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्करेंट पावर टू लेवी टैक्स। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन पे सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ टैक्स लगा पाएंगे। अब सेंटर पहले क्या होता था? सेंटर मैन्युफैक्चरिंग पे लगाता था, सर्विस पे लगाता था, सेल पे कौन लगाता था? स्टेट लगाता था। अब बोल दिया कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो उस पर सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ टैक्स लगा सकते हैं। अब आप पूछोगे सर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्या जरूरत पड़ी? तो देखो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर डालते तो आपने देखा होगा हाल एजुकेशन बोर्ड्स का कि सेंट्रल बोर्ड का अलग सिलेबस होता है, स्टेट बोर्ड के अलग सिलेबस होता है, राजस्थान का सिलेबस अलग होगा, हरियाणा का सिलेबस अलग होगा, तो सारे अपनी अपनी कहानी पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि पूरे देश में एक ही लॉ हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का एक लॉ हो, उसमें सारे प्रोविजन वगैरह सब कुछ सेम होने चाहिए। तो इसके लिए हमने बोला कि सेंट्रल स्टेट हैज कॉन्करेंट पावर टू लेवी टैक्स। इस केस में जब जीएसटी में जो भी लॉ बनेगा वो एक जैसा होगा सबका। अब दो टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे मान लो मिस्टर राम है, सेलर है, वो राजस्थान में है, ठीक है, और खरीदार भी राजस्थान में ही है, मतलब दोनों सेम स्टेट में ही है, तो ऐसे केस में उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब इसको डिटेल में जाके अपन समझेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई और आईजीएसटी चैप्टर में, पर अभी के लिए अपन इतना समझते हैं कि जहां पे सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होती है तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो बताओ पैसा किसको मिलना चाहिए? रेवेन्यू किसके पास जाएगा? जिस स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही है। तो ऐसा ही होता है, मान लो 1 लाख रुपए का सेल हुआ, ठीक है, उसके ऊपर 18% जीएसटी, टोटल हो गया 18,000 रुपए। तो 9% तो कौन ले जाएगा? सेंटर ले जाएगा, क्योंकि दोनों टैक्स लगाएंगे सेंटर और स्टेट। 9,000 तो सेंटर ले जाएगा, 9,000 किसको मिलेगा? स्टेट को। कौन से स्टेट को मिलेगा? ट्रांजेक्शन कहां हुआ है? राजस्थान में, तो राजस्थान के स्टेट को मिलेगा। तो 9,000 तो चली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 9,000 चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कौन सा? राजस्थान, क्योंकि ट्रांजेक्शन कहां हुआ है? राजस्थान में। तो जब हमने एक ही ट्रांजेक्शन पे दो जीएसटी लगा दिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी सेंटर का, एसजीएसटी स्टेट का, तो उसे बोलते हैं ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट। उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, मान लो सेलर है राजस्थान में और खरीदार है पंजाब में, तो स्टेट दोनों डिफरेंट हो गए, तो ऐसे को बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। अब मान लो 1 लाख रुपए का सेल हुआ, जीएसटी था 18%, 18,000 जीएसटी बन गया, तो अब किस स्टेट को पैसा जाएगा? अब किस स्टेट को पैसा जाएगा? तो बोल दिया देखो 9,000 रुपए तो क्या होगा? 9,000 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, टैक्स एक बार के लिए पूरा आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, 18% लगा देंगे पूरा 18,000। अब उसमें से 9,000 तो ले जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9,000 किसको दे दिया जाएगा? जिस स्टेट में वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है, जिस स्टेट में वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है। अल्टीमेटली कहां हो रहा है कंज्यूम? राजस्थान वाला तो सेलर था, पंजाब वाला बायर था, तो जो खरीदार जिस स्टेट से है ना, उस खरीदार वाली स्टेट को रेवेन्यू मिल जाएगा। तो 9,000 किसको मिल जाएगा? पंजाब को मिल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां पे वो डेस्टिनेशन हो रही है ना उस ट्रांजेक्शन की। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन होती है पंजाब में बिक रहा है, तो पंजाब वाले को वो रेवेन्यू मिलेगा। तो ऐसे केस में 9,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, 9,000 स्टेट को दे दिया जाएगा जहां पे ये कंज्यूम हो रहा है। तो इसे भी ड्यूअल जीएसटी कंसेप्ट बोलते हैं। अब ये चीज अपन ने समझ ली, ड्यूअल जीएसटी कंसेप्ट समझ लिया अपन ने, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों होता है ये भी समझ लिया, इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई हमने समझ लिया। अब ये किस तरीके से, देखो आर्टिकल 269 ने इंसर्ट करना पड़ा अपने को इस चीज के लिए, आईजीएसटी के लिए। इसमें बोल दिया गया कि कोई भी इंटर स्टेट अगर सप्लाई होगी, कोई भी इंटर स्टेट अगर सप्लाई होगी तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, और उसे कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पूरा का पूरा 18,000 कौन कलेक्ट कर लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, 9,000 सेंटर को दे दिया जाएगा और 9,000 स्टेट को दे दिया जाएगा, एंड अपोर्शन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब मैं आर्टिकल 246A और 269A आपको याद इसलिए रखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका यूज करके आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि 246A में बोला गया था कि सेंट्रल स्टेट हैज लेवी टू कलेक्ट टैक्स साथ साथ में कॉन्करेंटली, एंड 269A में बोला गया था कि आईजीएसटी जो कलेक्ट करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और अपोर्शन कर देगा सेंटर और स्टेट में। चलिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यार कोई भी टैक्स लगाने के लिए लॉ बनाना पड़ता है, तो जीएसटी लगाने के लिए कौन से लॉ बनाए गए इसका हम डिस्कशन करेंगे। तो जीएसटी बनाने के लिए, जीएसटी लगाने के लॉ जो बनाए गए, एक तो बनाया गया सीजीएसटी एक्ट,
एक तो बनाएगा सीजीएसटी एक्ट जिसके थ्रू सीजीएसटी लगाया जाता है, सेंटर का टैक्स लगाया जाता है। फिर बनाएगा एसजीएसटी एक्ट जहां से स्टेट का जीएसटी लगता है। तो 28 स्टेट हैं, तो 28 के 28 स्टेटों ने एक एक बना लिया, 28 एक्ट बने। उसके बाद ऐसी यूनियन टेरिटरीज होती हैं जिनकी खुद की विधानसभा होती है, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनकी खुद की विधानसभा होती है। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी इनकी अपनी विधानसभा है, तो इन्होंने भी खुद के अपने एक एक एक्ट बना लिए, 3 ये बना लिए। यूटीजीएसटी एक्ट एक बना, आईजीएसटी एक्ट बना, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी एक्ट बना, फिर एक जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बना। तो टोटल 35 एक्ट बने। अब जीएसटी कंपनसेशन स्टेट एक्ट क्यों बना? क्योंकि स्टेट को लगता था कहीं जीएसटी आने की वजह से उनका रेवेन्यू कम नहीं हो जाए, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तुम्हें उसका भरपाई करेंगे। तो उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बनाया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भरपाई करती है, कोई नुकसान हो रहा है जीएसटी आने की वजह से उनका रेवेन्यू डाउन हो रहा है तो। उसके बाद सर्कुलर नोटिफिकेशन जो सीबीआईसी इशू होता है, इस इशू करता है, तो वो भी हमारे सिलेबस में होते हैं, वो भी जीएसटी लॉ का पार्ट होते हैं। फाइनेंस एक्ट के थ्रू अगर कोई अमेंडमेंट वगैरह आती है तो वो भी हमारे क्या होते हैं, सिलेबस में होते हैं और लॉ में होता है। जुडिशियल डिसीजन हो गए तो ये भी लॉ का पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें अपने को मिलके क्या बनाती हैं, लॉ बनाती हैं। तो 35 एक्ट्स, क्या सर 35 एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ाना, डिट्टो सेम एक्ट है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के, तो आपने सारे के सारे पढ़ लिए। अब बात आई आईजीएसटी एक्ट की, तो आईजीएसटी भी सेम है, बट कुछ प्रोविजन जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आईजीएसटी एक्ट है, इंटरस्टेट सप्लाई है, वो आपको सेपरेटली पढ़ने पड़ेंगे। तो वो अपन एक चैप्टर में कवर कर लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर है, आईजीएसटी एक्ट चैप्टर बोलते हैं उसके, तो उसमें हम ये कवर करने वाले हैं एक्स्ट्रा वाला। उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, ये अपने सिलेबस में नहीं है। सर्कुलर नोटिफिकेशन, सब कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह सब हम कवर करते जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1000 में उसने सामान बना लिया। उसके बाद उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया 500, अब प्राइस कितना हो गया 1500, तो 1500 में गुड्स बेचने के लिए रेडी है। अब वो बेचने जा रहा था तो सेंटर आ गया पहले तो कि बोले तुमने मैन्युफैक्चरिंग किया है, क्योंकि जीएसटी से पहले की बात है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो सेंटर आ गया, बोले कि मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हमारा राइट है एक्साइज लगाने का, तो एक्साइज देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, 10% मान लो एक्साइज था, तो उसने 10% एक्साइज लगा दिया। अब प्राइस होगा 1650। अब वो बेचने जा रहा था तो स्टेट उठ के आ गया, स्टेट बोला कि भैया तुम सेल कर रहे हो, सेल के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है हमारा, तो उसने टैक्स लगा दिया। उसने बोला कि वैट देना पड़ेगा, तो फिर 10% वैट देना पड़ गया। अब उसने 10% जो वैट दिया वो एक्साइज का वैल्यू ऐड करके लगता था वैट, मतलब 1500 पे वैट 10% वैट नहीं लगेगा, 1500 पे हमने एक्साइज दिया 150, 1650 रुपए पे हमने वैट दिया 10% 165, और ये प्राइस कितने का हो गया, 1815 रुपए का हो गया। ये था जीएसटी से पहले, बहुत सारे टैक्स लगते थे, बार बार टैक्स लगते थे, टैक्सेस पे टैक्स लग रहा था। अब यहां पे देखो एक्साइज ड्यूटी का जो अमाउंट ऐड किया था उसके ऊपर भी हमने वैट दिया 10%, तो ये टैक्सेस पे टैक्स हो गया। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। अब जैसे जीएसटी आया, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम है, प्रॉफिट भी सेम है, प्राइस सेम आ गया, वो 1500 में बेचने जाता, अब सरकार आ गई, सरकार बोली कि जीएसटी देना पड़ेगा बॉस। तो जीएसटी मान लो मैं रेट भी अगर सेम रख लूं 20%, तो मैंने जीएसटी दिया 300 रुपए, 1500 पे 20%, अब मेरा प्राइस कितना हुआ 1800, तो मेरे को 1500 रुपए सस्ता कैसे हो गया गुड्स, टैक्स रेट भी सेम थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट सब सेम था। ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है कि जीएसटी से पहले क्या हो रहा था, टैक्सेस पे टैक्सेस लग रहे थे, तो जो ये एक्साइज ड्यूटी 150 का पे किया था ना, इस 150 पे भी 10% मैंने वैट दिया था, तो 15 रुपीज मेरे क्या हो गए थे, फालतू में प्राइस बढ़ गया था। तो इस प्रकार से हमने जीएसटी लाने का एक पर्पज ये भी था कि हम ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स है, टैक्सेस पे टैक्स लगने का जो इफेक्ट है उसको रिमूव कर दिया जाए, तो ये हमने उसको रिमूव कर दिया। चलिए अब इसके बाद हम नीड ऑफ जीएसटी की बात करें, तो सबसे पहले तो हम कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स रिमूव करना चाहते थे, टैक्सेस पे जो टैक्सेस लग रहे थे। दूसरा, जो क्रेडिट चेन कई बार ब्लॉक हो जाता था, पहले क्या होता था कि वैट एक्साइज का बेनिफिट नहीं मिलता था वैट में, ठीक है, वैट पे कर रहा हूं तो एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जहां पे क्रेडिट चेन ब्लॉक हो जाता था, तो उसको हम रिमूव करना चाहते थे, ब्लॉकेज ऑफ क्रेडिट चेन को। फिर बहुत सारे जो इतने टैक्स लग रहे थे, एक्साइज लग रहा था, वैट लग रहा था, मैंने एग्जांपल में सिर्फ 2 लिए हैं। अब इसके बाद ऑक्ट्री, एंट्री टैक्स, पता नहीं कितने कितने टाइप के टैक्स लगते थे, तो सब टैक्सेस अलग अलग टाइप के, तो इतने टैक्सेस से कंप्लायंस करना पड़ता था, तो मल्टीपल टैक्सेस एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे लगते थे, उसको रिमूव करके हम सिर्फ एक टैक्स लगाना चाहते थे, तो ये भी हमारा एक पर्पस था, नीड ऑफ जीएसटी था। अब बात करते हैं कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में समा गए। तो अगर आप देखोगे सेंटर टैक्सेस लगते थे, पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती थी, हम कस्टम में जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। सर्विस टैक्स होता था, सीएसटी होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और स्टेट भी लगाता था, वैट सेल्स टैक्स लगाता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाता था, ऑक्ट्री एंट्री टैक्स लगाता था, लग्जरी टैक्स लगाता था, इतने सारे टैक्सेस लगते थे। ये सारे टैक्सेस हटके अब किस में चले गए, जीएसटी में। तो क्या सर अब किसी पे भी जीएसटी नहीं लगता?
आप बोलोगे सर मैंने तो दारू परचेज करी थी, उस पर तो मैंने जीएसटी पे किया था, उस पर तो मैंने दूसरे पुराने टैक्सेस पे किए थे, सॉरी जीएसटी नहीं पे किया था। तो ऐसे केस में आपको बता देना चाहता हूं कि इसके एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन है कि गुड्स नॉट कवर्ड इन जीएसटी। ऐसे कौन से गुड्स हैं जिस पे जीएसटी अभी भी नहीं लगता, उन्हें बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ऐसे कौन से गुड्स हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। देखो जब स्टेट का पहले रेवेन्यू होता था, स्टेट का जब रेवेन्यू होता था तो स्टेट का जो मैक्सिमम रेवेन्यू किससे आता था, अल्कोहल से, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्यों, क्योंकि अल्कोहल एक स्टेट मैटर है, तो अल्कोहल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, वैट सब कुछ किसका होता था, स्टेट का होता था। सब कुछ पैसा किसको जाता था, स्टेट को जाता था। अब स्टेट को लगा कि यार अगर जीएसटी आ गया तो हमें ये बांटना पड़ेगा, ये बंटवारा करना पड़ेगा, आधा सेंटर को देना पड़ेगा, आधा स्टेट को रखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में वो बंटवारा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि अल्कोहल का रेवेन्यू हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी से बाहर ही कर देते हैं। तो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी से बाहर कर दिया गया। ध्यान रखना सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन को, अगर ये अल्कोहल यूज आ रहा है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, तो इसको बाहर नहीं किया गया है। अगर ह्यूमन कंजम्पशन पीने के लिए अगर आपने दारू को खरीदी है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर लगेगा एक्साइज एंड वैट, एक्साइज एंड वैट लगेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और हाँ अगर इंडस्ट्रियल पर्पस वगैरह मेडिकल पर्पस के काम आ रहा है तो बिल्कुल उस पर लगेगा, जीएसटी लगेगा। उसके बाद बात आती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी क्या है, हर गवर्नमेंट अपना भयंकर भयंकर टैक्स लगाती है, काफी हैवी टैक्स लगाया जाता है। आपने सोचा होगा क्रूड इतना सस्ता आता है और इतना महंगा तेल मिलता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। तो ये टैक्सेस जीएसटी में हम लेके नहीं आना चाहते थे ताकि टैक्सेस कम नहीं करने पड़े, कम नहीं हो जाए, तो इसलिए ये डिसाइड कर लिया गया कि हम पेट्रोलियम को अभी के लिए जीएसटी में नहीं लेके आएंगे, फ्यूचर में हम लेके आ जाएंगे बट अभी के लिए नहीं लेके आएंगे। फ्यूचर में हम एक डेट डिसाइड कर लेंगे मिलके कि किस दिन से पेट्रोलियम को जीएसटी के कवर में लेके आना है, तब तक के लिए पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। और ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पे अभी भी उस पे जीएसटी नहीं लगता है, तो ऐसे प्रोडक्ट हैं पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, क्रूड हो गया, कच्चा तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया। कौन कौन से, पेट्रोल, डीजल, क्रूड, कच्चा तेल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये 5 प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर अभी भी एक्साइज और वैट लगता है, अभी भी जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। और इस पे कब लगेगा, जब जीएसटी काउंसिल डेट नोटिफाई करेगा तब से लगना चालू होगा इसके ऊपर। अभी के लिए वो बाहर है जीएसटी से। और ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे जीएसटी भी लगता है और जो पुराने टैक्सेस लगते आ रहे थे ना, अर्लियर टैक्स रिजिम वाले, एक्साइज, वैट वगैरह, वो सब भी लग रहे हैं। तो ऐसा कौन सा गुड्स है हम देखेंगे। सबसे पहले तंबाकू पे जीएसटी भी लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, ठीक है। ओपियम, हैम्प, नार्कोटिक्स, नार्को ड्रग्स, इस पे जीएसटी भी लग रहा है और एक्साइज भी लग रहा है। ओपियम मतलब अफीम, हैम्प मतलब गांजा, तो मतलब नशीले पदार्थ। तो गवर्नमेंट इतना क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, दो टैक्स क्यों लगा रही है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप इसे ना खरीदो, बट आप फिर भी खरीदने जाते हो, ठीक है। अगर ये कोई गांजा वगैरह, तंबाकू वगैरह खरीदने जाता है और अगर वो खरीदना चाहता है, उसको अपने हेल्थ की पड़ी नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहती है एटलीस्ट रेवेन्यू तो हो, एटलीस्ट रेवेन्यू तो कम ना हो। तो अगर कोई व्यक्ति अपने नशीले पदार्थ वगैरह या फिर कोई ऐसे पदार्थ खरीदता है जो हानिकारक हैं, जैसे तंबाकू, ओपियम, हैम्प, नार्कोटिक्स वगैरह, तो ऐसे पदार्थों को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है कि आप कंज्यूम मत करो, इसलिए दो टैक्स लगा दिए और महंगा कर दिया। बट फिर भी कोई खरीद रहा है तो खरीदो, स्टेट का एटलीस्ट रेवेन्यू तो होगा। तो इस कारण से इनके ऊपर जीएसटी और पुराने टैक्सेस भी अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं। जीएसटी लाने से बेनिफिट क्या हुआ, तो आपने देखा होगा आज भी अगर पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता तो राजस्थान में खरीदोगे 100 रुपए का, हरियाणा में 85 का, पंजाब में 80 का, तो पता ही नहीं है कहां पे कितने का प्राइस है। क्यों, क्योंकि हरियाणा अपना अलग टैक्स रेट लगा रहा है, राजस्थान अलग लगा रहा है, पंजाब अलग लगा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता था कि गुड्स, एक ही गुड्स है, सब कुछ सेम है, बट वो एक जगह महंगा मिल रहा है, एक जगह सस्ता मिल रहा है। तो ये दिक्कतें आती थी, मतलब एक मार्केट की तरह काम नहीं करता था। तो अभी इसके आने की वजह से क्या हो गया, यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट हो गया। अब जिस प्रोडक्ट पे भी जीएसटी लगता है, तो चाहे राजस्थान में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, सब जगह एक ही रेट लगेगा। तो एटलीस्ट जो रेट है, टैक्स रेट की वजह से प्राइसेस में डिफरेंस नहीं आएगा, तो एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक ये बेनिफिट हुआ। दूसरा, जब एक एम्प्लॉयर होता है या जब कोई बिजनेसमैन होता है, अगर आप उसको बोलोगे कि यार आपको 10 टैक्स लॉज से कंप्लाई करना है,
तो उसके लिए दिक्कत है ना। आज अगर इसमें नॉन कंप्लायंस होगी तो इसका पेनल्टी लग जाएगा, इसमें होगा तो इसमें हो जाएगा। अब अगर उसको बोलो कि आपको सिर्फ एक ही टैक्स से कंप्लाई करना है तो वो एनकरेज होगा बिजनेस करने के लिए, तो वो फैक्ट्रीज वगैरह लगाएगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। तो इसकी वजह जब फैक्ट्री लगाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और अगर इंडिया में प्रोडक्शन होगा तो एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार से जीएसटी आने से सारे टैक्सेस हटके सिर्फ एक टैक्स बन गया, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद मेक इन इंडिया, जब इंडिया में फैक्ट्रीज वगैरह लगेंगी तो जो मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाने का जो काम था वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने एक ऊपर बात करी थी कि गुड्स, 5 गुड्स हैं जो ये पेट्रोलियम गुड्स, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्रूड और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, कब से आएंगे जीएसटी में, जब से जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करेगा। तो जीएसटी काउंसिल क्या है बॉस, तो देखो अगर कोई भी जीएसटी में डिसीजन लेना है, ठीक है, अगर मान लो सेंटर डिसीजन ले लेता तो उससे क्या कभी भी स्टेट अग्री होता क्या, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन पे सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स लगा रहे हैं। तो अगर सेंटर के डिसीजन से स्टेट को इफेक्ट पड़ रहा है, स्टेट के डिसीजन से सेंटर को इफेक्ट पड़ सकता है, तो ऐसे केस में दोनों हो सकता है कभी भी किसी बात पे अग्री ना करें। तो ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए जीएसटी के जो भी डिसीजन लेते हैं वो कौन लेता है, जीएसटी काउंसिल लेता है। तो जीएसटी काउंसिल में सेंटर वाले लोग भी होते हैं, स्टेट वाले लोग भी होते हैं, तो वहां पे मिल बैठ के डिसीजन लिया जाता है कि जीएसटी के रिलेटेड क्या डिसीजन लिया जाए। तो इसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया। तो प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है, एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन रहेगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, और यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, राज्य मंत्री होता है, वो सेंटर का ही होता है, सेंटर का एक वित्त मंत्री होता है, राज्य मंत्री, उसे मेंबर बनाया जाएगा इसका। उसके बाद हर स्टेट से एक फाइनेंस मिनिस्टर, हर स्टेट से एक फाइनेंस मिनिस्टर, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो उसकी जगह पे कोई नॉमिनेटेड, जो भी मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाएगा वो इस कमेटी का मेंबर बन जाएगा, इस काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। ये लोग सब मिलकर डिसीजन लेंगे जीएसटी के रिलेटेड। तो क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे। क्या क्या रिकमेंडेशन देंगे कि किन किन गुड्स पे क्या क्या रेट लगाना है, किन किन गुड्स को एग्जेम्प्ट करना है, किन किन सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करना है जिन पे टैक्स लगाना ही नहीं है, और कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी में मिला देना है। और ये जो 5 प्रोडक्ट्स की बात करी थी, इस पे जीएसटी कब से लगेगा ये भी कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से होंगे ये भी ये बताएगा जीएसटी काउंसिल। अब कितना रजिस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन वगैरह के लिए कितना टर्नओवर लिमिट रखना, जो कि आगे के चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे, तो ये भी डिसीजन किसका होता है, जीएसटी काउंसिल का होता है। और अदर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो भी किसका हो जाएगा, जीएसटी काउंसिल का हो जाएगा। अब ये सारे डिसीजन कौन लेगा, जीएसटी काउंसिल। अब इसमें हमने एक बात करी स्पेशल कैटेगरी स्टेट की। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होता है, देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होता है, इंडिया है, इंडिया विविधताओं का देश है, ठीक है। आज अगर मैं बात करूं पहाड़ी इलाके में अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी हो तो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, रादर अगर आपको फैक्ट्री लगानी है किसी मैदानी इलाके में, अगर आपको बोले कोई राजस्थान में आपको फैक्ट्री लगानी है तो आपके लिए ईजी है। क्यों, क्योंकि आपका सपाट जमीन मिल जाएगी। पर अगर आपको पहाड़ में बोले कोई फैक्ट्री लगानी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो कि इतने डेवलप्ड नहीं है जितने बाकी राज्य हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को इधर वाले जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उनसे कंपेयर करोगे तो कंपेरेबल नहीं है, कि वो इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे केस में कुछ राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया गया है ताकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, 8 तो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, अरुणाचल प्रदेश और असम, जिनको आप 2A से बोल सकते हो याद करने के लिए। देन मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, जिसको आप 3M से यूज कर सकते हो याद करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ये पूरे 8 के 8 राज्य क्या हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जो नॉर्थ के जो 8 स्टेट्स हैं वो वाले हैं, ठीक है। तो ये 8 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 क्या है, पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। अब उसके रिलेटेड कोई भी स्पेशल अगर ट्रीटमेंट होगा तो वो आगे के चैप्टर्स में हम जहां पे भी किसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है वो हम बात करेंगे आगे के चैप्टर्स में, जब भी हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक जो कंसेप्ट का चैप्टर था वो अपन ने कवर कर लिया। थैंक यू सो मच गाइस।